नमस्कार प्यारे साथियों विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th में विज्ञान के अंतर्गत आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझेंगे, उसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित करेंगे। महान भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने अपने प्रयोग के आधार पर उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता को बताया था। आज हम ये जानेंगे कि उत्प्लावन बल उत्प्लावकता क्या होता है और आर्किमिडीज अपने शब्दों में क्या कहना चाहता था। तो आज हम जानेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसा कि बताया आर्किमिडीज ने कि आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, उसने जो सिद्धांत दिया था वो मुख्य रूप से क्या था, वो किसी भी पिंड के जब द्रव में डुबोया जाता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तब उसका सिद्धांत कार्य करता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं। आइए, तो हम यहाँ पर आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, सिद्धांत को हम थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले हम देखते हैं सबसे मेन चीज कि एक प्रयोग करके देखते हैं। उस प्रयोग में हम देखते हैं कि जब किसी पिंड को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस पर क्या असर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये दो जार हैं। इस तरीके से मैंने कांच के दो जार लिए, TLC जार बोलते हैं इनको, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो ये दो जार है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पर ये बॉल है जो बच्चों की खेलने की बॉल होती है। इस बॉल को यदि मैं इस जार में डालता हूँ तो देखता हूँ क्या असर होता है। मैं इस बॉल को इस जार में डालता हूँ, पहले इस बॉल को डालता हूँ तो ये बॉल इस पे तैरती है, डूबती है। अब मैं इसको डुबोना चाहता हूँ, इसकी मदद से एक किसी फनल की द्वारा इसको मैं डुबोना चाह रहा हूँ। देखते हैं क्या होता। जब मैंने बॉल को पूर्ण रूप से इस द्रव में डुबोया तो ये बॉल ऊपर आ गई, अर्थात ये नहीं डूबी। इसको मैंने डुबोना चाहा तो ये नहीं डूबी, ऊपर आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं तो इसको नीचे डुबोना चाह रहा हूँ लेकिन ये वापस ऊपर आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक द्रव की प्रकृति कार्य कर रही है जिससे हम बोलते हैं उत्प्लावकता, बुएंसी। यहाँ पे बुएंसी कार्य कर रही है। बुएंसी क्या होता है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो क्या होता है, द्रव की सतह द्रव में नीचे की तरफ से एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। ये बुएंसी फोर्स होता है, इसे अपथ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्क्षेप जिसे मैंने लिखा है यहाँ पर, उत्क्षेप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये बल कार्य करता है जो इसको ऊपर की ओर उछालता है। ऐसा होने से क्या होता है, इसके भार में कमी आ जाती है और भार में कमी आना ही उत्प्लावन बल है। तो ये जिस प्रकार से इस पिंड को मैं डुबोने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पिंड नहीं डूब रहा, अर्थात इस पर उत्प्लावकता कार्य कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल क्या है। अभी मैंने एक बॉल को पानी में डुबोने की कोशिश करी, लेकिन एक द्रव की सतह में नीचे से एक बल कार्य करा जिसने इस बॉल को वापस ऊपर की ओर उछाल दिया। ये जो बॉल ऊपर की तरफ उछली है, ये किस आधार पर उछली है? एक बल के आधार पर उछली है जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल, बुएंसी फोर्स। इसका एक और नाम होता है उत्क्षेप बोलते हैं इसको, अपथ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह बल ही वस्तु के भार में कमी ला देता है। हम इसको बॉल को नीचे डुबो रहे हैं लेकिन उत्प्लावन बल द्रव की सतह पर नीचे से ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है जिससे इसके भार में कमी आ जाती है, और भार में कमी आने की वजह से ही क्या होता है, ये वस्तु इस द्रव पर तैर रही है। अब तो ये तो हुआ उत्प्लावन बल। तो किसी भी द्रव का ये जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति ही उत्प्लावकता है। जब द्रव में प्रकृति आ जाती है तभी उत्प्लावन बल यहाँ पर कार्य करने लगता है। तो जैसे कि हम बात करें, द्रव की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी में सर्वप्रथम उत्प्लावकता की खोज करी थी भौतिक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने, और उसने सर्वप्रथम जल में ही अपना एक सिद्धांत दिया था जल के लिए, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आइए हम सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत ये कहता है, जिसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसकी सतह पर द्रव के द्वारा एक बल कार्य करता है। इसमें द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है जो उस पिंड के भार में कमी ला देता है, उसके पिंड के भार में कमी ला देता है, और इसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये प्रकृति उत्प्लावकता कहलाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हर जगह कार्य करता है। आज आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही एक 5 ग्राम का पत्थर द्रव में डूब जाता है, या मान के चलो कि समुद्र में अगर पत्थर डाले तो पत्थर समुद्र में डूब जाएगा, लेकिन उसी समुद्र में हजारों कुंटल से बना हुआ जहाज तैरता रहता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आज आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही पनडुब्बी कार्य करती है, और जो हमारी जो दूध की शुद्धता को नापने वाला जो होता है, जो मीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम प्रायोगिक रूप से समझेंगे, उसको करके भी देखेंगे। लेकिन एक चीज और है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भली भांति कार्य करती है, वो एक तरीके से खिलौना भी है लेकिन अपने आप में एक सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो वो होता है कार्टेशियन डाइवर। कार्टिक डाइवर की हम बात करें तो कार्टेशियन डाइवर की जो क्रिया विधि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत और उत्प्लावकता पर आधारित होती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दो एक बनाए हैं कार्टेशियन डाइवर। आप इन्हें अच्छी तरीके से देखो, ये कार्टेशियन डाइवर है, ये मैंने बनाए हैं और ये मुख्य रूप से काय से बनते हैं। इसको मैंने बनाया है, जो ड्रॉपर आते हैं, प्लास्टिक के ड्रॉपर आते हैं, बच्चों को दवाई देते हैं, उनके द्वारा मैंने इसको बनाया। इसकी मैकेनिज्म को अपन ध्यान से देखें तो इसमें नीचे की तरफ एक छेद होता है, इस छेद से ये पूरा पिपेट की तरह कार्य करता है। और हम जानते ही हैं कि जनरली क्या होता है कि किसी भी अपन बोतल की बात करें या किसी भी अपन करें तो उसके अंदर हवा रहती है, हवा तो संपीड़ित रूप से रहती है, तो इसके अंदर अभी हवा भरी हुई है। अब ये पूरा जो कार्टेशियन डाइवर है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये डूबेगा भी सही और तैरेगा भी सही। कब डूबेगा कब तैरेगा इसको हम देखते हैं। तो इसको सर्वप्रथम मैं इसको किस, ये पिंड है और इस पिंड को मैं द्रव में डुबाता हूँ। तो द्रव के रूप में मैं प्रयोग करता हूँ। ये पानी की बोतल है जो एक तरीके से इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल है। इस पर मैं कार्टेशियन डाइवर की क्रिया विधि को आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम इसके कैप को खोलते हैं और कार्टेशियन डाइवर को इसमें अंदर प्रवेश कराते हैं, इस तरीके से कार्टेशियन डाइवर है। आप देखिए जब मैं इसको इसमें प्रवेश कराता हूँ कार्टेशियन डाइवर को, तो ये उस पर अभी तैरता है, ये इस पर नहीं डूबा। आप देखिए कार्टेशियन डाइवर जो है यहाँ पर अभी तैर रहा है। और जब मैं इसमें बोतल का केप लगा देता हूँ भली भांति रूप से, अब मैंने इसमें बोतल का केप लगा दिया और इसको टाइट कर दिया। अब मैं इस बोतल में बाहर से दबाव डालूंगा और यह दबाव जो होगा पास्कल के नियम के अनुसार पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाएगा। अब इस दबाव के फैलने से क्या होगा हम देखते हैं। जब मैं इस बोतल को बाहर से संपीड़ित करता हूं तब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इस बोतल को संपीड़ित करा, आप देखो ये कार्टेशियन डाइवर नीचे आ गया। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, छोड़ता हूं दबाव को तो ये ऊपर चला जाता है। फिर मैं इस बोतल में दबाव डालता हूं तो ये कार्टेशियन डाइवर नीचे आ जाता है और फिर इसको छोड़ता हूं तो ऊपर आ जाता है। एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पर मैं इस बोतल में ये दबाव डाल रहा हूं जिससे ये कार्टेशियन डाइवर जो होता है नीचे आ रहा है और जब इसको मैं छोड़ रहा हूं तो ऊपर जा रहा है। फिर मैं इसको दबाव डाल रहा हूं तो ये नीचे आ रहा है और मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से इसका डूबना, पानी में डूबना और फिर वापस इसमें ऊपर सतह पर आना, ये मुख्य रूप से उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल पर ही कार्य करता है। अभी कैसे इसने कार्य किया इसको समझते हैं। यहाँ पर जो कार्टेशियन डाइवर है इसके अंदर नीचे की तरफ एक छेद है और इस छेद के माध्यम से इस पूरे पिपेट में हवा भरी हुई है। जब इसको पिंड को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव में डुबोने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक प्रतिरोध पृष्ठ तनाव कार्य करता है जिसकी वजह से क्या होता है अभी इसमें पानी इसमें अच्छी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाता। और जब मैं इसमें बाहर से दबाव डालता हूं तो दबाव क्या करता है, इस दबाव के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो भी वायु भरी हुई है वो संपीड़ित रूप से क्या होता है बाहर की तरफ आती है और द्रव अंदर समाता है। जब द्रव इस कार्टेशियन डाइवर के अंदर पहुंच जाता है, सारी वायु निकल जाती है तो इसका भार बढ़ जाता है। इसके भार बढ़ने से क्या होता है, इस पे जो उत्प्लावन बल होता है उसका मान कम हो जाता है। भार के बढ़ने से उत्प्लावन बल का मान कम हो गया और उत्प्लावन बल के मान के कम होने से क्या होता है, ये पूरा डूब जाता है। और जब मैं दबाव को हटा देता हूं तो पुनः इससे पानी बाहर निकल जाता है और वायु पुनः इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है इसके भार में कमी आ जाती है और उत्प्लावन बल का मान वापस पुनः बढ़ जाता है, जिससे ये तैरने लगता है। तो आखिर हमने ये जाना कि उत्प्लावन बल ही वस्तु के भार में कमी ला देता है। उत्प्लावन बल के आधार पर ही कोई वस्तु पानी की सतह पे तैरती है या कोई वस्तु पानी में तली में डूब जाती है या कोई वस्तु पानी की सतह पर इस तरीके से कार्य करती है कि ना तो पूर्ण रूप से डूब पाती है या पूर्ण रूप से वो तैर पाती है। तो एक और चीज सबसे खास बात होती है कि उत्प्लावन बल के मान को हम कैसे मापें, उत्प्लावन बल कितना होता है इसको हम कैसे समझे, तो इसका एक प्रायोगिक सत्यापन भी होगा, उसको मैं प्रयोग के द्वारा भी बताऊंगा।
लेकिन एक चीज और याद रखना कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु जब किसी द्रव की सतह पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु अपने आयतन के अनुसार पानी को विक्षेपित करती है, हटाती है, द्रव को हटाती है। वो कितना पानी हटाएगी ये उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु का आकार आयतन बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा पानी को विस्थापित करती है, जिससे क्या होता है, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो जाता है और उत्प्लावन बल के मान के बढ़ने से ही वस्तु उस पर तैरती है। जैसे कि जहाज का जो आयतन बहुत ज्यादा होता है और वो जब समुद्र में जब तैरती है तो वो बहुत अधिक मात्रा में पानी को विस्थापित करती है, जिससे उसका उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि एक लोहे की जहाज पानी पे तैरती है। जबकि हम दूसरी तरफ देखेंगे एक पत्थर, साधारण पत्थर है समुद्र में या किसी भी हम पानी के स्रोत में अपन डालें तो वो उसमें डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार छोटा होता है और आकार छोटे होने से उससे क्या होता है, यह कहें कि उसका आयतन छोटा होता है, जिससे क्या होता है, विस्थापित पानी का मान कम होता है और विस्थापित पानी के मान के कम होने से क्या होता है, उत्प्लावन बल का मान घट जाता है और वस्तु पानी में डूब जाती है। तो उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल ही ऐसी एक चीज है जो वस्तु के भार में कमी ला देती है और वो निर्भर करता है कि वस्तु कितना पानी विस्थापित करती है। तो आइए प्रयोग के द्वारा हम आर्किमिडीज सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझते हैं।